फंक्शंस ऑफ रिसर्च को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि रिसर्च की मकासद, आप इसको उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो इसके मकासद क्या हो सकते हैं रिसर्च के। देयर आर थ्री मेन फंक्शंस ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस ऑफ अ रिसर्च। हम कह सकते हैं तालीमी तहकीक जो होती है तीन मकासद के तहत की जाती है। तीन मकासद में सबसे पहला जो मकसद होता है या जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो है जी एडिटिव फंक्शन। एडिटिव फंक्शन के बाद जो दूसरा एजुकेशनल रिसर्च का फंक्शन है दैट इज करेक्टिव फंक्शन, और जो तीसरा है दैट इज प्रिडिक्टिव फंक्शन। कहते हैं कि अल्फाज बातें करते हैं, अल्फाज बोलते होते हैं, अल्फाज खुद अपना मतलब अपना मफहूम समझा रहे होते हैं। तो जो एडिटिव फंक्शन है, additive is extracted from addition to add something new। जब हम जो तालीमी तहकीक है या एजुकेशनल रिसर्च है इस मकसद के तहत करते हैं कि ऑलरेडी जो हमारे पास टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं, ऑलरेडी जो हमारे पास एजुकेशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनके साथ हम कोई नई प्रैक्टिस ऐड करें, कोई नया मेथड ऐड करें, कोई नई अप्रोच हम उसके अंदर शामिल करें। तो जब इस मकसद के तहत, इस मकसद को जहन में रखते हुए हम तहकीक करते हैं कि नया नॉलेज ऐड कर, एग्जिस्टिंग और प्रिवेलिंग जो नॉलेज है आपका, उस नॉलेज के अंदर आप जब कोई नया नॉलेज शामिल करना चाह रहे हैं तो इस मकसद के तहत जब आप रिसर्च करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, एडिटिव फंक्शन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो एडिटिव फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, नॉलेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं। जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग या एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर हम नया नॉलेज जमा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। एड्स टू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस। इज इट क्लियर? एक्सपैंड नॉलेज कैसे हो रहा है, आप तालीमी तहकीक करेंगे, एजुकेशनल रिसर्च करेंगे, उसके अंदर आप डिफरेंट जो ऑलरेडी रिसर्चेज हुई हैं उनको रिव्यू भी करेंगे, और उस रिव्यू की बेस पे और जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों की ओपिनियंस आप ले रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को आप गैदर कर रहे हैं, उन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की रोशनी में, लोगों की आरा की रोशनी में आप एक नया नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर के अंदर ऐड कर रहे हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं एडिटिव फंक्शन। फिर क्या होता है कि फिल गैप्स। अब गैप्स को कैसे फिल करता है, कोई ऐसा मसला, तालीमी मसाइल में से कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू जिस पे पहले बहुत कम लोगों ने रिसर्च की हुई है, तो अनकवर्ड है, उस एरिया को टच करना, उस एरिया पे रिसर्च करना। और ये भी हो सकता है कि आपकी क्लास में वो पहली दफा मसला हुआ हो, बाकी कहीं किसी और दुनिया में वो मौजूद हो, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो पहली दफा वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, वो पहली दफा मसला पेश आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम गैप। जब भी रिसर्च हम करते हैं तो सबसे पहले हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि इस पे और कितना को काम हुआ है, क्या हमारे कॉन्टेक्स्ट में काम हुआ है। हम देखते हैं जी हमारे साथ वाले स्कूल में भी ये प्रॉब्लम आई, या हमारे साथ वाले शहर के स्कूल में आई, या हमारे सूबे के स्कूल में, या पाकिस्तानी और स्कूलों को भी ये प्रॉब्लम आई। हमें जो प्रॉब्लम आई है, तो फर्ज कर लें हमने इर्द गिर्द रिसर्चेस ढूंढी तो हमें पता चला जी हाँ उनको आई थी, लाहौर में एक स्कूल है उनको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की थी, क्योंकि सेम प्रॉब्लम थी, आपको भी वो सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो आपने कहा जी कॉन्टेक्स्ट सेम है, वो भी पाकिस्तानी कल्चर है, ये भी पाकिस्तानी कल्चर है, वो भी पाकिस्तानी सोसाइटी है, ये भी पाकिस्तानी सोसाइटी है। तो हम देखते हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला और क्या निकाला। तो हम जब उनकी रिसर्च को पढ़ेंगे और उनकी रिसर्च को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं ना टू सम एक्सटेंट,
इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है ना। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो अगर इन केस आपके पास ऐसा हो जाता है कि जो प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है अपनी सेटिंग्स के अंदर, अपनी क्लासरूम सेटिंग्स के अंदर, वो प्रॉब्लम यहां पर किसी और को नहीं, बैरूनी दुनिया में शायद हो, अक्रॉस द ग्लोब हो सकता है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। तो यहां पर आपका गैप क्या आइडेंटिफाई हुआ, भाई रिसर्चेस इस पहलू पे हुई हुई है, इस पहलू पे हुई हुई है, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे हमारे पास तहकीकात ही कोई नहीं है, रिसर्चेस ही कोई नहीं, एक गैप है। क्या है? एक गैप है। अब आपने उस गैप को पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर वो गैप आइडेंटिफिकेशन करना है कि उस प्रॉब्लम के किस एस्पेक्ट को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उस प्रॉब्लम के किस एस्पेक्ट को। क्योंकि हम कह देते हैं जी हमारा जो क्लासरूम का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा नहीं चल रहा, मसला आ गया। अब इसमें बेशुमार एस्पेक्ट हो सकते हैं, इट माइट बी पॉसिबल फिजिकल अरेंजमेंट सही ना हो, लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम ना हो, फिजिकल फैसिलिटीज आपके पास मौजूद ना हो। देयर आर सो मैनी रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। आपकी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ रही। हम कह देते हैं इसके अंदर जो मुताद्दिद एस्पेक्ट्स, हम कह देते हैं कि इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट एक ऐसा है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। आपको लगता है कि जी क्लासरूम एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। अब कहते हैं जी आप क्लासरूम एनवायरनमेंट अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन हमारी हो जाती है, टीचिंग की क्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब आपने देखा इन दोनों पे पहले से कितनी रिसर्चेस हुई है। जब आपने देखने की कोशिश की, हमें पता लगा जी स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर एनवायरनमेंट और क्वालिटी एजुकेशन का ताल्लुक आपस में देखा गया, लेकिन कॉलेजेस में नहीं देखा हुआ किसी ने। तो ये क्या है, ये एक गैप है, तो जिस पे बिल्कुल सिरे से काम नहीं हुआ हुआ या बिल्कुल थोड़ा काम हुआ हुआ है, थोड़ा काम है, आपने उसको, वो आपका क्या होगा, वो आपका गैप होगा। तो गैप आइडेंटिफाई करना है और उस गैप को फिल करना है आपने। और जब आप किसी जो रिसर्च गैप को फिल करते हैं, वो भी किस में शामिल होता है, एडिटिव फंक्शन ऑफ रिसर्च के अंदर शामिल होता है। सबसे पहले एक्सपैंडिंग द नॉलेज, उसके बाद फिलिंग द गैप्स, ठीक है। गैप्स का भी पता चल गया, गैप्स क्या होते हैं, जिस पे पहले से रिसर्चेस नहीं हुई होती। अगर हम सादा तरीन फिक्रे के अंदर इसको बयान करने की कोशिश करें, ऐसा पहलू तालीमी मसाइल का या तालीमी सिलसिले का ऐसा पहलू जिसके ऊपर पहले से तहकीकात की कमी है, शॉर्टेज ऑफ रिसर्चेस है, तो उसको आपने क्या करना है, उस गैप को आपने फिल करना है। उसके बाद क्या है, बिल्ड्स ऑन प्रीवियस वर्क। ये पहले वाले से थोड़ा सा रिलेटेड है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर आपके पास है उसी को सीढ़ी बना के उसी की बेस पे आपने एक नई रिसर्च करनी है। अब कोई भी आर्टिकल देखें, कोई भी रिसर्च देखें, कोई थीसिस देखें, डायलटेशन देखें, कुछ भी देखें, उसका जो एंड वाला चैप्टर होता है ना, सबसे एंड पे हर रिसर्चर ने अपनी रिसर्च के एंड पे एक पोर्शन दिया होता है। उस पोर्शन का नाम होता है सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्चेस। तो भाई मैंने ये वाला काम कर दिया है, अगर कोई बाद में आने वाला शख्स, कोई बाद में आने वाला रिसर्चर इसी टॉपिक पे काम करना चाहता है तो वो इस पहलू को लेके चल सकता है, वो ये काम कर सकता है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? तो वो हर रिसर्च के अंदर वो बताते हैं कि मुस्तकबिल में अगर कोई रिसर्च की जा सकती है तो वो ये वाली, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मैंने एक रिसर्च की, मैंने कॉलेज कैडर में की, कॉलेजेस में, पूरे पंजाब के कॉलेजेस में रिसर्च की, ठीक है। और मैंने जो रिसर्च की वो मैंने उसका डाटा कलेक्ट किया सवालनामे के जरिए, क्वेश्चनियर के जरिए,
या मैंने जो रिसर्च की मैंने सिर्फ उसके अंदर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस इस्तेमाल किए, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के टीचर से डाटा कलेक्ट किया, उनकी राय जानी। तो अब जब मैं रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूं, रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एट द एंड, सबसे एंड पे जब मैंने ये पोर्शन लिखना है सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्चेस, तो मैं वहां पर क्या लिखूंगा जी, मेरी रिसर्च चूंकि सिर्फ पंजाब के कॉलेजेस तक मखसूस थी, कोई नया बंदा रिसर्च अगर करे तो वो उसका दायरा कार वसी करे, उसको पाकिस्तान के लेवल तक लेके जाए, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकता है। मैं उसमें यह भी लिखता हूं कि मेरी रिसर्च जो थी वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में थी, अगर कोई और इसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है, इसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस भी शामिल कर सकता है। तो इस तरह ये तो एक एग्जाम्पल थी ना, इसी तरह हम बेस बना के अपनी रिसर्चेस के अंदर जो हम हमारे पास कमियां रह जाती हैं, जो खामियां रह जाती हैं, जो शॉर्टेज रह जाती है, कोई ऐसा स्टोन होता है जो अनकवर्ड होता है, कोई ऐसा पहलू होता है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपनी तहकीक के अंदर, हम वो फिर आगे अगले बंदे को सजेशन दे देते हैं, इस पे तो मैंने काम कर दिया, इस पहलू पे तो मैंने काम कर दिया, अगला जो पहलू है उस पे आप काम कर लें। तो क्या होगा, वो प्रीवियस नॉलेज की बेस पे वो जो स्टेयर आपको वो बंदा प्रोवाइड कर रहा है, उसी को पकड़ के आपने आगे चढ़ना है, नॉलेज की एडिशन करनी है। तो यहां पर जब वो आपको बता रहा है, सजेशन दे रहा है, सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स, सजेशन या सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्चेस, ठीक है, जब आपको वो तजवीज कर रहा है कि आप इस पहलू पे मजीद रिसर्च कर सकते हैं, तो बेसिकली वो आपको गैप भी आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, वो आपको गैप भी आइडेंटिफाई, भाई इस पे काम नहीं हुआ, भाई इस पे आप कर लीजिएगा, इसके लिए वो आपको गैप भी आइडेंटिफाई करके देगा। इज इट क्लियर? तो इसको देखते हैं, एक्सटेंड्स एंड इनहेंस व्हाट इज ऑलरेडी नोन, कि जो पहले से हमें पता है उसी को आगे एक्सपेंड करना। तो प्रोवाइड्स डेप्थ, जब हम एक काम ऑलरेडी हुआ हुआ है उसके ऊपर दोबारा काम करेंगे तो उसकी एक डीप इनसाइट के लिए हम काम करेंगे, उसकी इन डेप्थ स्टडी के लिए, उसको मजीद समझने के लिए, मजीद उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इज इट क्लियर? एडिटिव फंक्शन की समझ आ गई? व्हाट इज द एडिटिव फंक्शन ऑफ रिसर्च? सिंपल आपने जहन में ये रखना है कि एडिटिव फंक्शन ऑफ रिसर्च is referred to add new knowledge into existing knowledge, ठीक है, जो ऑलरेडी रिसर्चेज हुई है उनके अंदर नई तहकीकात करके नई मालूमात का इजाफा करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? एडिटिव फंक्शन ऑफ रिसर्च कहलाता है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिटिव फंक्शन के बाद करेक्टिव फंक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले एक लफ्ज कहा था कि अल्फाज खुद बताते हैं कि मैं क्या। करेक्टिव रेफर्स टू करेक्शन। तो क्या मतलब निकल सकता है इसमें से? कोई चीज किसी में मिस्टेक हो, कोई ऐसी प्रैक्टिस हम चल रही है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, हमारे क्लासरूम के अंदर कोई एक ऐसी प्रैक्टिस चल रही है जो प्रैक्टिस गलत है, जो आपको लगता है कि आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है, पहले वो काबिले अमल थी, अब वो काबिले अमल नहीं है, तो यहां पर किस चीज की जरूरत है? उस एजुकेशनल प्रैक्टिस को, उस टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को करेक्ट करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। तो जब हम दुरुस्त किस बेस पे करेंगे? एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक अप्रोच के जरिए हम उसको दुरुस्त करेंगे। हमने कल भी बात की थी, कोई ऐसे ही आगे कह देता है कि फलां बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है, इसका मतलब वो सही नहीं पढ़ा रहा। जब तक हम एविडेंस बेस्ड उसका नहीं कर लेते, एनालिसिस कर लेते, और एविडेंस कब हमारे पास आएगा? जब हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हमें ये साबित हो जाएगी, तहकीक से साबित हो जाएगी बात कि वाकया ही ऐसा है, तब हम उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मेजर्स लेंगे। तो इसी तरह करेक्टिव फंक्शन में क्या है जी? आप पहले तहकीक करेंगे, पहले ये साबित करेंगे कि भाई ये चीज वाकया ही गलत है,
इसका नुकसान हो रहा है इस टीचिंग लर्निंग, वो कोई टीचिंग मेथड हो सकता है, वो आपका कोई टेस्टिंग सिस्टम हो सकता है, टेस्ट हो सकते हैं, या टेस्टिंग टेक्निक हो सकती है, एवेल्युएशन प्रोसीजर्स हो सकते हैं, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो सकते हैं, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं, वो करिकुलम का कंटेंट हो सकता है। किस्सा मुख्तसर तालीमी सिलसिले के साथ या तालीमी निज़ाम के साथ ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज हो सकती है जो आपके तालीमी निज़ाम को मुतासर कर रही है। उस पे सबसे आप पहले क्या करेंगे, तहकीक करेंगे। तहकीक करके क्या पता लगाएंगे कि ये क्यों गलत है, रीजंस, कॉजेज ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब कॉजेज आ जाएंगी, फिर आप उन कॉजेज की बेस पे एक रेमेडियल प्लान सिलेक्ट करेंगे, रेमेडी सिलेक्ट करेंगे कि भाई ये गलत काम हो रहा है, गलत प्रैक्टिस हो रहा है, इसकी कॉजेज ये वाली हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहे हैं, और इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। और ये सब कुछ कैसे करेंगे, जुबानी कलम में बता देंगे? नहीं, एम्पिरिकल एविडेंस के जरिए। एंड वेयर फ्रॉम वी कलेक्ट द एम्पिरिकल एविडेंस? कहां से हम एम्पिरिकल एविडेंस इकट्ठे करें? रिसर्च। ठीक हो गया? तो जब रिसर्च हम इस मकसद के लिए करते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस किसी भी तालीमी इदारे के अंदर चल रही हैं, वो किसी भी किस्म की प्रैक्टिस हो सकती है, हमने पहले बात की, वो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी हो सकती है, वो आपकी असेसमेंट के रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट के रिलेटेड हो सकती है। ठीक है? तो उनको हम जब करेक्ट करेंगे तो दैट इज करेक्टिव फंक्शन। तो करेक्टिव फंक्शन में आइडेंटिफाइज एरर्स, तालीमी तहकीक के जरिए हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर द एरर्स, गलतियां क्या हैं हमारी, कौन सी प्रैक्टिसेस गलत है। ठीक है? डिटेक्ट्स एंड रेक्टिफाइज इनएक्यूरेसीज और मिसकॉन्सेप्शंस इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। समझ आ गई इसकी? शेर हासिल बहस कर चुके हैं पहले इस पे। ठीक है? क्लियर है? एड्रेसेस बायसेस। अब समटाइम कोई रिसर्च करता है तो रिसर्चर की अपनी बाइसनेस उसके अंदर शामिल हो जाती है। बाइसनेस से ये मुराद है कि जब रिसर्चर अपना नुक्ता नजर रिसर्च में बयान करते, मेरे ख्याल में ये होगा, जब मेरा ख्याल आ जाता है फिर इंपीरिकल एविडेंस साइड पे हो जाता है, फिर रिसर्चर की जाती राय आ जाती है। तो जब किसी रिसर्च में रिसर्चर की जाती राय आ जाए, इसको हम कहते हैं रिसर्च हमारी बाइस्ड है। रिसर्च हमारी क्या है? बाइस्ड है। तो अगर आप देखते हैं कि आपकी तहकीकात, आपकी रिसर्चेस बाइस्ड रिसर्चेस हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए भी हम रिसर्चेस, मजीद नई रिसर्चेस कर लेते हैं। हेल्प्स टू करेक्ट एनी बाइसेस और लिमिटेशन इन प्रीवियस रिसर्च। एक तो बाइसनेस को खत्म करने के लिए हमें लगता है जी फलां रिसर्चर ने की रिसर्च की, उसने अपनी जाती राय, उसने लोगों की आरा के बजाय अपनी जाती राय को ज्यादा अहमियत दी, उसने अपना नुक्ता नजर बयान किया, लोगों का नुक्ता नजर नहीं बयान किया। दिस इज कॉल्ड बायसनेस। और दूसरा यहां पर लफ्ज है लिमिटेशन का लफ्ज है। तो लिमिटेशन क्या होती है? दो लफ्ज रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन। लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन होती हैं कि आप खुद अपने हालातों वाकयात को देखते हुए अपनी रिसर्च का दायरा कार जो महदूद कर देते हैं, इसको कहते हैं डीलिमिट कर देना अपनी रिसर्च। मिसाल के तौर पे मैंने अपना पीएचडी का काम किया, जो मेरा पीएचडी की रिसर्च थी वो मैंने महदूद की पंजाब के कॉलेजेस तक। सिर्फ मैं पंजाब के कॉलेजेस पे रिसर्च करूंगा। अब पंजाब के कॉलेजेस को फर्दर मैंने महदूद कर दिया। मेरे पास चूंकि पूरे पंजाब के कॉलेजेस को विजिट करने के लिए पैसे भी नहीं थे, टाइम भी नहीं था, और बहुत सारे मामला थे जिनकी वजह से मैंने अपनी रिसर्च का दायरा कार महदूद करके कर दिया जी हर पंजाब में से, पंजाब को मैं 3 जोन में डिवाइड करूंगा, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब एंड अपर पंजाब। उन हर जोन में से मैं 2-2 डिवीजन लूंगा।
9 डिवीजन थी, 9 डिवीजन को मैं 2 डिवीजन पे ले आया। फिर मैंने कहा जी हर डिवीजन में से मैं 2-2 डिस्ट्रिक्ट लूंगा। वैसे तो 36 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो 6 2 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए। हर डिस्ट्रिक्ट से मैंने कहा जी मैं 8-8 स्कूल लूंगा, 8-8 कॉलेजेस लूंगा, 8 में मेल के कॉलेजेस लूंगा, 8 में फीमेल के कॉलेजेस लूंगा, सॉरी 4 मेल के कॉलेजेस और 4 फीमेल के कॉलेजेस, तो टोटल 48 कॉलेजेस बन गए। तो 48 कॉलेजेस बन गए, या जितने भी कॉलेजेस बन गए उन कॉलेजेस में से मैंने क्या किया, फिर डाटा कलेक्ट किया। मैं इंटेंशनली ये सारा काम कर रहा हूं, अपनी रिसर्च का दायरा का महदूद कर रहा हूं। क्यों महदूद कर रहा हूं? मेरी अपनी रीजंस थी, मेरे पास ना इतना टाइम था ना इतने पैसे थे, और भी मल्टीपल रीजंस थी। ठीक है, तो जब रिसर्चर इंटेंशनली अपनी रिसर्च का दायरा कार महदूद करता है, डेट इज कॉल्ड डिलिमिटेशंस। इसको हम डिलिमिटेशन कहते हैं। और लिमिटेशन क्या होती है? अनइंटेंशनली जो आपकी रिसर्च में अनकवर्ड एस्पेक्ट रह जाते हैं, जो आपकी रिसर्च अनइंटेंशनली जो चीज आपके रिसर्च के दायरा कार को महदूद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 था, जब मैं रिसर्च अपनी कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, ऑन कैंपस क्लासेस बंद हो गई, छुट्टियां हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए। तो मेरे लिए ये एक्सेसिबल नहीं था, मैं हर बंदे को जाऊं, कॉलेजेस में जाऊं, वहां पर मुझे कोई बंदा मिले, मैं उनसे डाटा कलेक्ट करूं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डिजिटल मोड अडॉप्ट किया, मैंने ऑनलाइन डाटा कलेक्ट किया। तो ये क्या थी, लिमिटेशन थी। ना चाहते हुए अनइंटेंशनली मुझे ये करना पड़ा, मजबूरी जो बन जाती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन। जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, लेकिन वो आपको करनी पड़ जाती है किसी ना किसी वजह से। बात समझ आ गई? तो वो होती है लिमिटेशन। अब फर्क पता चल गया डिलिमिटेशन और लिमिटेशन। डिलिमिटेशन इंटेंशनली रिसर्चर करता है, अपनी रिसर्च का दायरा कार जब महदूद करता है। और लिमिटेशन क्या होती है, जो अनइंटेंशनली जब आपके रिसर्च का दायरा कार जिन जिन वजूहात, कोई भी वजूहात हो सकती, मैंने तो अभी आपको एक एग्जांपल दी ना, तो कोई भी वजूहात की बदौलत आपके जब रिसर्च का दायरा कार महदूद हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, लिमिटेशन। फर्क सिर्फ डी का फर्क है, डिलिमिटेशन एंड लिमिटेशन। तो यहां पर बात हो रही है एड्रेसेस बाइसेस के अंदर। अगर आपकी रिसर्च के अंदर बाइसनेस है रिसर्चर की, जो ऑलरेडी रिसर्चेस मौजूद है, आपको लगता है कि ये बाइस्ड रिसर्च है, इसमें रिसर्चर ने लोगों की आराह पे फैसला नहीं किया बल्कि अपनी जाती राय देने की कोशिश की है, या आपको लगता है कि उसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं, आप लिमिटेशंस की बुनियाद पे फैसला करते हैं, तो उन चीज को, उस चीजों को मजीद एक्सपैंड करने के लिए, मजीद करेक्ट करने के लिए, उसकी एक्यूरेट पिक्चर देखने के लिए आप दोबारा से रिसर्च करते हो, एंड दिस इज कॉल्ड करेक्टिव फंक्शन ऑफ रिसर्च। समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्प्रूव्स मेथोडोलॉजी। अभी पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी गलत है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च इनहेंसेस द रिगोर एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड अप्रोचेस। कि आप इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आगे आपने रिसर्च मेथड किसी एक तरीके से की है, आपको लगता है जी ये बड़ा वीक तरीका है, वो सैम्पलिंग का हो सकता है, वो रिसर्च टेक्निक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो फर्दर चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या रिसर्च के एस्पेक्ट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है, ये जो पहले से मौजूद रिसर्च है इसके अंदर, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी नॉट इनफ, काफी नहीं है, इसके अंदर इस रिसर्च को ऐसे करना चाहिए था, उस कैसे करना चाहिए था जो आपके जेहन में, आप नई मेथोडोलॉजी के जरिए वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, इनहेंसिस रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी, कि आप इस चीज को देखने के लिए कि जो आपने रिसर्च की है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर रिसर्च की कि जो एविएट्स हैं या जो डिजिटल डिवाइसेस हैं आपकी लर्निंग को इंप्रूव करती हैं। हमने ये रिसर्च कर ली या रिसर्च का ये नतीजा निकाल लिया कि जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो आपकी लर्निंग को इंप्रूव करती हैं। डिजिटल डिवाइसेस में कंप्यूटर आ जाता है, आपके एंड्रॉयड फोन आ जाते हैं, ऑनलाइन आपके पास जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो सारे आ जाते हैं,
वो डिजिटल डिवाइसेस के जरिए यूज करेंगे ना। ये हमने एक तहकीक कर ली। अब इसको देखने के लिए कि वाकया ही इनहेंस, ये तहकीक हमने की आज से 2 माह बाद हम फिर यही तहकीक करते हैं, तो हम देखें क्या आज भी डिजिटल डिवाइसेस लर्निंग को इंप्रूव कर रही है। फिर हम 2 माह बाद मजीद यानी कि 4 माह बाद फिर मजीद एक रिसर्च करते हैं, तो फिर हम देखते हैं यही रिसर्च करते हैं, इसी को रेप्लिकेशन करते हैं इसी रिसर्च की, कि क्या आज भी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो लर्निंग को इंप्रूव कर रही हैं। अगर तो कर रही हैं तो इट्स मीन कि इस रिसर्च जो हमारी पहले रिसर्च थी वो रिलायबल थी, कंसिस्टेंसी है, तसलसल है उस रिसर्च के। ठीक है, तो तसलसल को जांचने के लिए रिलायबिलिटी को कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, तसलसल। उस तसलसल को जांचने के लिए जब हम तहकीक करते हैं तो उसको भी हम किस में लेके आते हैं, करेक्टिव फंक्शन के लेके आते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे। एडिटिव फंक्शन हो गया, करेक्टिव फंक्शन हो गया, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रिडिक्टिव फंक्शन। आपने ये सुन रखा होगा जी, एक्सपर्ट्स कहते हैं इतने साल बाद दुनिया से पानी खत्म हो जाएगा, माहौल आलूदा हो जाएगा, फलां काम हो जाएगा, फलां काम हो जाएगा। क्यों कहते हैं? इल्हाम होता है उनको, क्योंकि वो रिसर्चेस करते हैं और उन रिसर्चेस की बेस पे फोरकास्टिंग करते हैं, यानी कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन दे रहे हैं, पेशीन गोई दे रहे हैं। पेश गोई और पेशीन गोई में भी फर्क होता है। पेश गोई जो आपकी पूरी हो चुकी हो और पेशीन गोई जो अभी पूरी होनी हो। अंग्रेजी में दोनों के लिए खूबसूरत सा वर्ड प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब आप फोरकास्टिंग करेंगे फॉर फ्यूचर, रिसर्च की उस रिसर्च के नताइज को देखते हुए आप फोरकास्टिंग करेंगे कि भाई फ्यूचर में ये काम करेगा। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर रिसर्च की, बच्चों की एवेल्युएशन की, टेस्ट लिया, नंबर देखे, उनकी कारकर्दगी का मुकम्मल तौर पे जायजा लिया और आप उस कारकर्दगी की बुनियाद पे कहते हो जी ये फाइनल टर्म में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, फाइनल टर्म में भी इसकी फर्स्ट डिवीजन ही आएगा। You are forecasting the future of a student. तो जब आप रिसर्च इस मकसद के लिए करते हो कि फोरकास्ट करने के लिए, फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो डेट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव फंक्शन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फोरकास्ट ट्रेंड्स, अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट्स, पैटर्न्स और ट्रेंड्स बेस्ड ऑन करंट डाटा। रिसर्च तो अभी करनी है ना, तो डाटा जो कलेक्ट होगा वो भी अभी का डाटा कलेक्ट होगा, फ्यूचर का बारे में तो नहीं लोग बताएं, मौजूदा लोग ही बताएंगे ना। तो मौजूदा डाटा को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। स्पोर्ट्स प्लानिंग, जब हमें पता चल गया कि फ्यूचर में ये होगा तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, प्लान करें। ये काम होगा तो उसके लिए हमें ये काम करना है। जिस तरह आजकल जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो मरीख पे जिंदगी और पानी की तलाश में फिर रहे हैं। ये तो पानी मुक जाना, जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, फिर दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा हो रही है, हमें वहां पे जाना पड़ेगा। कर रहे हैं ना, तो प्लानिंग करते हैं हम रिसर्च की। रिसर्च से हमें पता चला फॉरकास्टिंग में ये चीज आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, असिस्ट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर सिनेरियोज। और ये फ्यूचर सिनेरियोज कौन हमें दे रहा है, रिसर्च दे रही है। ठीक है, गाइड्स पॉलिसी मेकिंग, और उस प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए हम फ्यूचर की पॉलिसी बनाएंगे कि हमने ये काम करना है। आपको बड़ा मशहूर वाकया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो वाकये का पता है ना, जो उनको ख्वाब आया था खुश्क साली का, और 7 साल बड़े हरे भरे, उसके बाद 7 साल, तो उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि हम ये काम करेंगे। या आप अपने यहाँ इसी कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें, तो हम जब फ्यूचर का हमें पता चल जाता है, हमें हमारी जरूरत ये होगी फ्यूचर में, हम उसके लिए क्या बना देते हैं, पॉलिसी बना देते हैं। आपको पता है आपके पास वो गैस के जखायर खत्म हो जाने हैं फ्यूचर में, रिसर्चेज हुई है, हमें पता है इतनी गैस बची है,
तो हमने ये पॉलिसी बना दी है कि सुबह 9 बजे गैस बंद, 11 बजे 12 बजे आएगी, 2 बजे तक रहेगी, फिर गैस बंद, फिर शाम 5 बजे आएगी, 6 बजे आएगी, 9 बजे फिर गैस बंद। तो एक पॉलिसी बन गई ना फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर की नीड। और कैसे पता चला गैस खत्म हो जानी है? रिसर्च से पता चला है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के, आपको पता है हमारे पास इतनी है, ये काम है, हमारे पास कंजम्पशन इतनी होगी, सर्दियों में इतनी कंजम्पशन होगी, गर्मियों में इतनी कंजम्पशन होगी। तो ये सारा कुछ, सारी फोरकास्टिंग रिसर्चेस के जरिए होती है। फोरकास्टिंग करके उनके लिए प्लानिंग करना, और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती। जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स इनसाइट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, फिर प्रिपेयर्स फॉर चैलेंजेस, जो मुस्तकबिल में चैलेंजेस आने वाले हैं उनसे नबूरदाजमा होने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हमें डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स का पता चल जाता है कि ये चैलेंजेस इस नौइयत के होंगे। उन मुख्तलिफ नौइयतों को संभालने के लिए या उन मुख्तलिफ नौइयतों को के साथ नबूर्द आजमा होने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। और ये सारा कुछ कब मुमकिन होता है? जब हम कोई रिसर्च ऐसी करेंगे जिसका मकसद होगा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना। ठीक है, हेल्प्स एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। जी क्लियर है? ये था प्रेडिक्टिव फंक्शन ऑफ रिसर्च। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज।